हरे कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके कुछ 2 या 3 आर्टिकल अनुच्छेद हमने डिस्कस किए थे। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देखेंगे अगर आप, तो बहुत क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको मिलेंगे जो अनुच्छेद बेस्ड भी होंगे और कुछ बेसिक बात से भी रिलेटेड होंगे। तो आज मैं उससे आगे के अनुच्छेद आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ साथ जो भी बातें इसकी बेसिक्स होंगी वो भी मैं इसके साथ साथ ही क्लियर करता चलूँगा, जो अनुच्छेद से भी कुछ अलग मुझे लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 56 में बताया जाता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है पद का, वो 5 वर्ष है। यानी 5 साल तक राष्ट्रपति जी शपथ लेने के दिन से, जिस दिन वो शपथ ले लेते हैं, ओथ ले लेते हैं, उस दिन से 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर वो इस बीच इस पद को छोड़ना चाहें तो उन्हें जो त्याग पत्र देना है, त्याग पत्र देने का जो अधिकार है, वो भारत के उपराष्ट्रपति को है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्याग पत्र स्वीकार करते हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता होना चाहिए, वो भारत की राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन होते हैं जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जी जो इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन तो लड़ते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन वो पदेन सदस्य होते हैं, मतलब साथ साथ वो राज्यसभा के सभापति भी बनाए जाते हैं। तो राज्यसभा के तो वो सभापति हैं ही। यानी कि अगर वो राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनका सदन यानी राज्यसभा में तो ऑलरेडी पता चल ही जाएगा। लेकिन उनको जो सूचना देनी है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के त्यागपत्र की अगर सूचना देने की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होती है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको हमारे देश के उपराष्ट्रपति ये बताते हैं कि राष्ट्रपति ने इस पद को छोड़ दिया है, यानी त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट लिखा है संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, आर्टिकल 61। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो भी इस पद को उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे एक तो वो इस पद को अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति जी को। एक अगर वो अपनी मर्जी से ना छोड़ना चाहें और अगर संविधान के उल्लंघन के लिए अगर उनसे कोई गलती होती है इस प्रकार की कि जो संविधान का उल्लंघन कहलाए, तो उन्हें ये पोस्ट छोड़नी पड़ती है, ये पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन पर फिर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उत्तराधिकारी से मतलब है नया राष्ट्रपति। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक हमारा वही राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 57 की अगर बात करें तो इसके अनुसार वर्तमान में धारण करने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद के लिए निर्वाचन के लिए पात्र है। इसका अर्थ है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक नहीं, एक से ज़्यादा बार, दो नहीं, दो से ज़्यादा बार नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल राष्ट्रपति को 2 बार के लिए चुना जाता है। यूएसए में राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसी भी एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। अनुच्छेद 58 का कहना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होना चाहता है, जो उसके लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको पहले सबसे पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। उसकी एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। यानी 35 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति इस पद के लिए एलिजिबल माना जाता है। वह लोकसभा अर्थात
लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसकी 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और कोई भी व्यक्ति, जैसे लिखा है, उसे संघ या किसी राज्य सरकार, यानी कि हमारी यूटी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनमें से या भारत के किसी भी राज्य में से किसी प्रकार का लाभ का पद ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। जैसे कि अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी पर है तो उस सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, क्योंकि अब वो सेवा के पद के लिए जा रहा है तो उसे लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। सेवा के पद होते हैं जो चुनाव लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। लाभ के पद वो होते हैं जिनको हम किसी टेस्ट क्लियर करके, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी वो लाभ का पद कहलाएगा। नोट में लिखा, भारत में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता के तहत प्राकृतिक जन्म की शर्त यानी जन्म और वंश के नागरिक को शामिल नहीं किया गया है। मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है तो सबसे पहली शर्त तो यही है, तभी वो इस चुनाव के लिए लड़ सकता है। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल से मतलब होता है राज्य की जो विधानसभा है या राज्य की विधान परिषद है, जो राज्य के दो संघ होते हैं, जो राज्य की दो सदन होते हैं, किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। यानी कि एक व्यक्ति दोनों पद पर काम नहीं कर सकता। अगर वो किसी राज्य की विधानसभा में ऑलरेडी किसी न किसी पद पर है, जैसे दिल्ली की विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी पद पर है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाता है तो वो व्यक्ति विधानसभा वाले पद से इस्तीफ़ा देगा। यानी वो दो पद पर एक साथ काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, अभी हमने डिस्कस की थी ये बात। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार है। यानी कि जो सरकार की तरफ से, जो भारत सरकार की तरफ से उनको निवास स्थान दिया जाता है वो उसमें रहने के हकदार हैं, ना कि किसी किराए पर मकान लेकर वो रहेंगे। नेक्स्ट लिखा है, वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। इसका अर्थ है कि वो अपनी सैलरी के अलावा यानी अपने वेतन के अलावा बहुत सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जिनको प्राप्त करने के वो अधिकारी हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 59 के अंडर की बातें दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए जाता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य अगर था तो उसे उस सदन के सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा, उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेवा के पद को एक बार में चला सकता, ना कि दो को। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो आपको हमने डिस्कस की थी कि किसी भी प्रकार की सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को किराए का मकान नहीं बल्कि सरकार के द्वारा दिया गया मकान में रहने का हक है। और संसद द्वारा बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं हैं जिनको राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान यूज़ करता है। अनुच्छेद 60 का मतलब है राष्ट्रपति की शपथ। यानी राष्ट्रपति जब चुन लिया जाता है तब उसके बाद का एक पॉइंट होता है कि उसे शपथ लेनी होती है। जो भारत के राष्ट्रपति
द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले की जानी चाहिए। शपथ में मतलब शपथ आपके पद से पहले पहले ली जानी चाहिए, जिस दिन से ज्वाइनिंग है। जैसे मान लो कल से राष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल संभालेंगे, उससे पहले उनकी शपथ का काम होना जरूरी होता है और उनको शपथ दिलाने का अधिकार लिखा है संविधान और कानून को संरक्षित करने और बचाव करने की अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। मतलब जो वो शपथ लेते हैं वो अपनी ईमानदारी के लिए, संविधान और कानून को बिल्कुल ठीक से मेंटेन करने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन ना हो जाए, ठीक है, उसके बचाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो शपथ लेते हैं। और भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करने के लिए शपथ लेते हैं। मतलब वो शपथ के दौरान जो बातें बोलते हैं वो सभी क्या होती हैं कि ईमानदारी होगी, भारत के संविधान और कानून से बढ़कर और कुछ नहीं होगा, उसके बचाव के लिए जो भी उचित से उचित डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। और भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए वो खुद को भी समर्पित करने के लिए तैयार होंगे। शपथ दिलाने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपको पता होना चाहिए जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति जी को। इन केस मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश पद पर अगर नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर होगा, फिर उसको शपथ दिलाने का अधिकार होता है। या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो पद पर नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम यानी कि जो सीनियर न्यायाधीश होगा उनको शपथ दिलाने का कार्य करना होगा। आर्टिकल 61, संसद का कोई भी सदन, यह आर्टिकल 61 वही है जो मैंने आपको अभी पीछे बोला था कि महाभियोग, जिसको हम डिस्कस करेंगे। संसद का कोई भी सदन, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी संसद का कोई भी सदन इनमें से, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी महाभियोग शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अधिकार राज्यसभा को ही है या ऐसा नहीं है कि ये अधिकार लोकसभा को ही है। उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 भाग द्वारा आरोप पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यानी जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप राष्ट्रपति जी पर लगाया जा रहा है, उसके लिए जो भी सदन पहल कर रहा है, जो भी सदन शुरुआत कर रहा है, उसके कुल सदस्यों का 1/4 भाग उस आरोप की लिस्ट पर हस्ताक्षर करेगा जो महाभियोग की शुरुआत कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित करने से पहले यानी महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति जी से जिस दिन आप फेस टू फेस उन पर लगाए गए आरोपों से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, उससे पहले 14 दिन आपको उनको एक नोटिस देना होगा। यानी कि महाभियोग के लिए 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है उस सदन को जिस सदन ने महाभियोग की शुरुआत की है। नोटिस की अवधि के बाद प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ, यानी नोटिस की अवधि के बाद, जो भी नोटिस का टाइम पीरियड है, फिर प्रस्ताव सदन जिसने प्रस्ताव रखा था, जिस भी सदन ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था, उसकी कुल सदस्यता के यानी उसकी जो टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हैं, जो टोटल सदस्य संख्या है, के 2/3 बहुमत के साथ आरंभ करने वाले सदन द्वारा पारित किया जाता है। यानी कि बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। इसका कितना 2/3, 2/3 बहुमत होना ज़रूरी होता है नोटिस देने के बाद प्रस्ताव सदन का। यानी जो भी प्रस्ताव पेश कर रहा है सदन, उसके देखो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1/4 भाग आरोप लगाने के लिए हस्ताक्षर होने चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नोटिस देने के बाद, आरोप तो लगा दिया आपने, अब आरोप लगाने के बाद नोटिस दिया गया, जो नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है, उसके बाद प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ आरंभ करने वाले सदन द्वारा पारित किया जाता है।
एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन संसद राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए या तो एक न्यायिक समिति की नियुक्ति करके या स्वयं द्वारा जांच करने के लिए बाध्य हैं। यानी अगर लोकसभा राष्ट्रपति जी पर महाभियोग शुरुआत करते हैं तो राज्यसभा के सभी सदस्य या तो इसके लिए कोई समिति बनाएंगे जो उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करें कि वो आरोप सही भी हैं या गलत हैं, या समिति न बनाकर खुद जांच करें। यानी कि जो सदन महाभियोग नहीं लगा रहा है वो सदन उनकी जांच कराएगा कि जो उन पर लगाए जा रहे हैं आरोप वो सही हैं या गलत हैं। जांच के दौरान राष्ट्रपति को एक वकील के साथ पेश होने और आरोपों का बचाव करने का अधिकार है। जिस समय उन पर आरोप लगा दिए गए तो वो अपने लिए एक वकील के साथ पेश हो सकते हैं। ये पेश होना किसी कोर्ट में नहीं है, राष्ट्रपति किसी कोर्ट में नहीं खड़े होते हैं, ये पेश होना संसद के अंदर की बात होती है। यदि राष्ट्रपति को आरोपों के लिए दोषी नहीं पाया जाता है तो संकल्प व्यापगत हो जाएगा। दोषी होने के मामले में दूसरे सदन द्वारा सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ संकल्प पारित किया जाता है। यानी कि अगर वो दोषी नहीं हैं तो वो चीज़ें रद्द हो जाएंगी, अगर वो दोषी हैं तो उनको अपना ये पद छोड़ना पड़ेगा। संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रभाव उस तारीख से होगा जिस तारीख को संकल्प इस प्रकार पारित किया जाता है। अच्छा, इस बीच एक बात और काम की है। आपने ये सारी बातें समझी कि इतने बड़े सदस्य को हस्ताक्षर करने होते हैं, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग साबित हो जाए, मतलब आरोप साबित हो जाए, महाभियोग का मतलब एक तरह से केस है। जैसे एक आम इंसान पर केस चलाया जाता है तो राष्ट्रपति जी पर केस ना बोलकर उसे महाभियोग बोला जाता है। केस का मतलब एक नेगेटिव वर्ड है। केस हम किसी भी आम इंसान पर चलता है जिसको पुलिस अगर हम उनके डेट टू डेट न्यायालय में नहीं जाते हैं तो पुलिस सम्मन या कुछ भी ऐसा होता है जो बहुत नेगेटिव सा प्रोसेस है किसी आम इंसान के लिए। जैसे जज के सामने वहाँ खड़ा होना पड़ता है तो एक वकील हमारी तरफ से होता है, एक वकील हमारा अपोजिशन में होता है, तो ये सारी चीज़ें केस। लेकिन महाभियोग का मतलब होता है एक पॉजिटिव वर्ड जिसमें राष्ट्रपति जी को इज्जत के साथ बुलाया जाता है, बताया जाता है कि आप पर ये चीज़ का आरोप लगाया जा रहा है और उनकी तरफ से दूसरा सदन जांच भी करता है। क्योंकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम सदस्य कहलाते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी तरह का ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे हमारे जो हमारे देश वो हैं जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा व्यवहार या बहुत अच्छा व्यापार है, उनकी नज़रों में भी हमारे देश की वैल्यू कम हो जाए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है। लेकिन आज तक ऐसा भारत में कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिन पर महाभियोग लगा हो या महाभियोग साबित हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 यह भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। यानी राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले होना चाहिए। सेवार्थ राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण हुई राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। अभी आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं पीछे कि अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो उसकी कई कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर उन पर आरोप साबित हो जाए, दूसरी कंडीशन अगर मृत्यु हो जाए, तीसरी कंडीशन अगर वो खुद अपनी मर्जी से त्यागपत्र देना चाहें, और अगर वो त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे बताया था, उपराष्ट्रपति को। तो 62 में ये बताया जाता है कि वो पद खाली होने के बाद उसे 6 माह के अंदर अंदर भरा जाना चाहिए। आर्टिकल 65 मृत्यु, इस्तीफे या हटाने के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति के मामले में भारत के उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, हमें उपराष्ट्रपति जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, उसका क्या लाभ है। वैसे तो उपराष्ट्रपति जो चुने गए हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, वो राज्यसभा के पदेन सदस्य हैं। यानी राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति पद है वो चुने किस लिए जाते हैं, राज्यसभा के सभापति बनने के लिए।
लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति का पद क्यों दिया गया है? उसका सिर्फ फ़ायदा, उसका जो लाभ वो तभी होता है जब राष्ट्रपति पद पर ना हो। जिस समय राष्ट्रपति पद पर नहीं होते उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। उनके पद को संभालने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है अगर उनका पद खाली है तो। अदरवाइज उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपना कार्य करते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं। बीमारी या ऐसे किसी कारण से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करते हैं जब तक कि वह कार्यालय में वापस नहीं आ जाते। इन केस राष्ट्रपति जी बीमार हो जाएं और वो एक लंबी सी लीव पर चले जाएं तो उस बीच भी उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति उनके पद को तभी संभालेंगे जब वो पद खाली हो जाएगा, परमानेंटली खाली हो जाएगा। वो तब भी इस पद को संभाल लेंगे जब वो लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या कार्य मुक्त होंगे। यानी कि वैसे तो अधिकार है उपराष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर पद पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी नहीं है तो भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अधिकार है कि राष्ट्रपति के पद को संभाले। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी आर्टिकल डिस्कस हुए हैं इन सब को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाना, और इनके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ एग्ज़ाम में या एसएससी एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, इसको बहुत ही ईजी समझ के पढ़ो, कोई ख़ास ऐसा नहीं है इसमें। ये बेसिक बातें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत में जिस देश में हम रह रहे हैं, हमें अगर उसका प्रशासन नहीं पता तो हमारा उस देश में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जब अपने अधिकारों का, जैसे कि हमारे मूल कर्तव्य, हमारे अधिकार, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बेसिक्स होती हैं। ये पेपर का पार्ट नहीं है, ये हमारा नागरिकता का भी पार्ट है। अगर हम किसी देश में रहते हैं तो हमें वहाँ के प्रशासन के बारे में बातें पता होनी चाहिए, जो कि एक 6ठी से 12वीं तक सिलेबस में हर साल हमें पढ़ाई जाती हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें, इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें मानकर मत सोचना, नॉर्मली हैं। ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, सभी आर्टिकल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इसमें डाले हैं। हरे कृष्णा अगेन।